नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जिसके सबक आज भी मतलब कमाल के हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जी। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बोलना, बस कुछ तरकीबें सीख लीं या प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधार लीं, बस हो गया। हाँ, और यहीं पर ये किताब एकदम अलग है। इसका मानना है कि पब्लिक स्पीकिंग को एक क्या कहते हैं बाहरी चीज नहीं है जिसे ओढ़ लिया, बल्कि ये तो बोलने वाले के अंदर से निकलती है। अच्छा। हाँ, असली मुद्दा तकनीक है ही नहीं, असली मुद्दा है आप खुद, आपका अपना विकास। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश मतलब यही रहेगी कि इस क्लासिक किताब की गहराइयों में उतरें, देखें कि अपनी बात असरदार ढंग से कहने के लिए इसमें क्या है, कौन से नुस्खे हैं जो शायद आज के इस शोर भरे डिजिटल दौर में हम कहीं भूलते जा रहे हैं। चलें शुरू करें। जी बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही समझिए इसी बुनियादी सोच से होती है कि बाहरी नियम कायदे वो सब ठीक हैं, पर उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है बोलने वाले का अंदरूनी हाल, उसके विचार क्या हैं, उसके विश्वास क्या हैं, और सबसे अहम, क्या उसके पास कहने को कुछ ठोस है भी या नहीं। ये बात तो आज भी उतनी ही सही लगती है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा। आजकल इन्फॉर्मेशन तो इतनी है, पर क्या वाकई हमारे पास कहने के लिए कुछ कुछ अपना कुछ मतलब वाला है? हम्म। किताब में एक अच्छी मिसाल दी है। हाँ, वो मशीन वाली हाँ, कि एक खूबसूरत मशीन भी बेकार है अगर उसमें कुछ कीमती सामान ना हो। वही। ठीक वैसे ही, अगर बोलने वाले के अंदर गहराई नहीं है, उसके अपने विचार नहीं है, तो अच्छी से अच्छी तकनीक भी उसे बस एक आवाज देने वाली मशीन बना देगी जो शायद दूसरों के ही विचार दोहरा रही हो। और यहीं से वो आत्मविकास की बात शुरू होती है, खुद को बेहतर बनाना। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलना भर नहीं है, ये तो आप अंदर से क्या है उसे बाहर लाना है। समझ गया। लेकिन अच्छा, ज्यादातर लोगों के लिए जो पहली और सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है घबराहट, वो मंच का डर। तो क्या ये किताब ऐसे बस ये कहकर टाल देती है कि भाई प्रैक्टिस करो, या कुछ और भी कहती है? नहीं नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कहकर टालती नहीं, प्रैक्टिस की अहमियत तो बताती है, जाहिर है, लेकिन डर को समझने का एक नजरिया देती है। वो घोड़ों का उदाहरण लेती है। घोड़ों का? वो कैसे? हाँ, कि कुछ घोड़े ट्रेन की पटरी के पास बड़े आराम से चढ़ते रहते हैं। ट्रेन आती है, गुजर जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं कुछ घोड़े रेलवे क्रॉसिंग पर इतने डर जाते हैं कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प तुलना है। तो जो घोड़ा डरता है उसका हल क्या बताया? उसे हमेशा ट्रेनों से दूर रखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हल ये है कि उसे धीरे धीरे बार बार उन चीजों के पास ले जाया जाए जिनसे वो डरता है। डर पर काबू पाने का यही तरीका है, सामना करना, अभ्यास करना। अच्छा। जितनी बार आप दर्शकों के सामने बोलेंगे, उतना ही उनका डर कम होता जाएगा। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है ना, बोलना सीखने के लिए बोलना ही पड़ेगा। ये बहुत लॉजिकल बात है। पर किताब एक और गहरी बात कहती है, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। वो कहती है कि असफल होने के डर से भी ज्यादा खतरनाक है अच्छा प्रदर्शन करने का दंभ, दिखावा। सादगी में ही असलियत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, वो दंभ कि भाई मैं तो कमाल का वक्ता हूं, ये भी एक तरह की रुकावट है। महानता का पहला लक्षण है सादगी, बनावटीपन से बचना। जब कोई इंसान किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसका अपना मैं पीछे रह जाता है। वो आत्ममुग्धता, मतलब खुद पर ही फिदा हो जाना, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो डर और दंभ दोनों पर काबू पाना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सोच ठीक कर लेने से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना? तैयारी कितनी अहम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विचार अच्छे हैं तो तैयारी की उतनी जरूरत नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। किताब इस बारे में बहुत साफ है। बिना तैयारी के मंच पर जाना तो एक तरह से दर्शकों का वक्त चुराने जैसा है। अगर आपके दिमाग में कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो वो खाली रहेगा। और खाली दिमाग शैतान का घर। फिर वही ख्याल आएंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं जरूर गड़बड़ कर दूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। इसीलिए तैयारी तो मतलब सबसे जरूरी है। अपने विषय को अच्छी तरह जाने, इतना जाने कि आप सुनने वालों से ज्यादा जानते हो। और शुरुआती कुछ वाक्य तो रट लेने चाहिए। अच्छा, रट लेने चाहिए। हाँ, ताकि शुरुआत में लड़खड़ाना ना पड़े, एकदम स्मूथ स्टार्ट हो। और तैयारी के बाद मन में सफलता की उम्मीद रखना भी जरूरी है। आत्मविश्वास चाहिए, मगर वो तैयारी से पैदा हुआ हो, खोखला ना हो। ठीक है। तो मानसिकता और तैयारी, ये तो हो गई नींव। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे लोग अक्सर पब्लिक स्पीकिंग समझते हैं, मतलब बोलने का तरीका, डिलीवरी। किताब आवाज पर और उसमें जान डालने पर काफी ध्यान देती है। हाँ, और सबसे पहले वो चेतावनी देती है एक रास्ता के खिलाफ।
मोनोटनी जिसे कहते हैं। हाँ, सोचिए अगर कोई लगातार एक ही सुर में एक ही रफ्तार से बोलता रहे, कितनी बोरियत होगी। उफ, बिल्कुल। किताब कहती है प्रकृति को देखो, पहाड़, जंगल, चिड़ियों के गीत, सब में कितनी विविधता है। इंसान ही है जो अक्सर अपनी सीमाओं या आलस के कारण एक जैसा सपाट बोलने लगता है। जैसे वो पुराने जमाने का विक्ट्रोला रिकॉर्ड प्लेयर, बार बार वही 3 गाने बजाता रहता था, एक जैसी आवाज, तो सुनने वाले को थका देती है। बिल्कुल, और विविधता में ही तो आनंद है। अगर आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात से जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें मजा आना चाहिए, है ना? आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की गति में बदलाव, बीच बीच में ठहराव, ये सब मिलकर ही आपकी बात को दिलचस्प बनाते हैं। उतार चढ़ाव के अलावा एक और चीज है शब्दों पर सही जोर देना। किताब में माउंटेन पीक वर्ड्स का जिक्र है, पहाड़ की चोटी वाले शब्द। ये क्या है? ये एक बहुत अच्छी उपमा है ना? जैसे अखबार का एडिटर किसी जरूरी खबर की हेडलाइन बड़े अक्षरों में छापता है ताकि ध्यान जाए, वैसे ही बोलने वाले को अपनी बात के सबसे जरूरी शब्दों पर जोर देना चाहिए। मतलब अगर हर शब्द पर बराबर जोर देंगे तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, सब फ्लैट। हाँ, सब सपाट हो जाएगा। किताब में एक उदाहरण भी है, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। यहाँ जोर चॉइस पर है क्योंकि वही उस वाक्य का असली मतलब है। सही। और ये जोर सिर्फ आवाज तेज करना नहीं है, चीखना नहीं है, ये एक तरह की तीव्रता है, एक गंभीरता जो अंदर की भावना से आती है। अहम शब्दों को उभारना और बाकी को थोड़ा सहज रखना, यही कला है। इससे सुनने वाले को समझने में मदद मिलती है कि क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। आवाज के उतार चढ़ाव यानी पिच की भी बात है। कहा गया है कि जैसे जैसे आपके विचार बदलें, आपकी आवाज का सुर भी बदलना चाहिए। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर होता कैसे असल में? जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो ऐसा अपने आप होता है। कोई मजेदार बात कहते हुए आवाज ऊंची हो जाती है, कोई गंभीर बात कहते हुए गहरी। मंच पर हम अक्सर बनावटी हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम शब्दों पर ध्यान देने लगते, उनके पीछे के विचार और भावना पर नहीं। हमें वापस उसी प्राकृतिक तरीके पर लौटना होगा। हर नए या अहम विचार के साथ आवाज का सुर बदलें, अपनी आवाज की पूरी रेंज का इस्तेमाल करें, ऊंचे और नीचे सुरों का। आवाज के साथ साथ एक और शक्तिशाली हथियार बताया गया है, ठहराव, पॉज। अक्सर लोग बोलने में रुकने से डरते हैं, लगता है कि कहीं भूल ना गए हों, लेकिन किताब कहती है कि रुकने के तो कई फायदे हैं। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला फायदा तो बोलने वाले को ही है, उसे सोचने का, सांस लेने का और अपनी बात को वजन देने का मौका मिलता है। दूसरा, सुनने वालों को भी कही गई बात को मतलब हजम करने का वक्त मिलता है। तीसरा, सही जगह पर लिया गया ठहराव एक उत्सुकता पैदा करता है, अच्छा अब आगे क्या कहेंगे। और चौथा, ये विचारों को अलग अलग करता है। जैसे लिखते हुए हम पैराग्राफ बदलते हैं ना, वैसे ही बोलने में ठहराव विचारों को बांटता है, क्लैरिटी आती है। ड्वाइट एल मूडी, जो मशहूर उपदेशक थे, उनके बारे में किताब में बताया है कि कैसे उनके भाषणों में ठहराव का इस्तेमाल उनकी बातों को और असरदार बना देता था। बिल्कुल, ठहराव के बाद कहे गए शब्द ज्यादा वजनदार लगते हैं। देखिए, प्रकृति भी आराम करती है, तो हमारे सुनने वालों के दिमाग को भी लगातार शब्दों की बमबारी से आराम चाहिए। सोच समझकर सही मौकों पर रुकना बातचीत को ज्यादा मानवीय और प्रभावशाली बनाता है। डिलीवरी का एक और पहलू जिस पर किताब जोर देती है, वो है ईमानदारी और जोश। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये अंदर से आने वाली चीजें हैं। कहा गया है कि आंतरिक विश्वास ही बाहरी बल पैदा करता है। एकदम सही। कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास, इसी से आपकी आवाज में फोर्स यानी बल आता है। अगर आप खुद ही अपनी बात को लेकर ढुलमुल है तो सुनने वालों को कैसे यकीन दिलाएंगे। इसीलिए वो मुझे लगता है, शायद, हो सकता है, ऐसी कमजोर भाषा से बचने की सलाह दी गई है। अपनी बात दृढ़ता से रखें। और भावना यानी फीलिंग और उत्साह यानी एंथुजियाज्म, क्या इनका अभिनय किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब साफ कहती है कि दुनिया के महान भाषण जुनून और सच्ची भावना से पैदा हुए। पैट्रिक हेनरी का वो नारा याद है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। ये कोई रटा रटाया डायलॉग थोड़ी था, ये उनके अंदर की आग थी। सच्ची भावना और उत्साह ये फैलते हैं, वो दर्शकों तक पहुंचते हैं। ईमानदारी ही आपकी बात को दिल तक पहुंचाने का रास्ता है। इसे नकली बनाने की कोशिश तो बेकार है, पकड़ी जाती है। और शारीरिक हाव भाव यानी जेस्चर्स,
आजकल प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में इस पर बहुत जोर रहता है। किताब का इस पर क्या कहना है? 100 साल पहले किताब का नजरिया यहाँ भी वही है, स्वाभाविकता। हाव भाव रटे रटाए या बनावटी नहीं होने चाहिए। वो उसी पल आपके विचारों और भावनाओं के साथ सहज रूप से निकलने चाहिए। मतलब अगर दर्शक हाव भाव पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि वो आपकी बात से ध्यान भटका रहे हैं। वो प्रभावी नहीं है। जैसे हम आम बातचीत में हाथ हिलाते हैं, चेहरे के भाव बदलते हैं, वैसा ही मंच पर भी होना चाहिए, स्वाभाविक और जरूरत के मुताबिक, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो हमने देखा कि अच्छी डिलीवरी के लिए आवाज में जान, सही जोर, पिच में बदलाव, ठहराव का सही इस्तेमाल, ईमानदारी, जोश और प्राकृतिक हाव भाव, ये सब कितना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब हवा में तो नहीं हो सकता। इनके पीछे एक मजबूत आधार चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए। और वो आधार है तैयारी और ज्ञान। आप उस चीज के बारे में भरोसे के साथ और क्या कहते हैं धारा प्रवाह नहीं बोल सकते जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। अपने विषय पर पकड़ होना तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। चलने वाली प्रक्रिया है। पढ़ना, घूमना, लोगों से मिलना, सोचना, अनुभव लेना। यह आपके ज्ञान और समझ का दायरा बढ़ाती है, एक मजबूत नींव बनाती है। और विशिष्ट तैयारी? विशिष्ट तैयारी है किसी खास भाषण या प्रेजेंटेशन के लिए जानकारी इकट्ठा करना, उसे व्यवस्थित करना, नोट्स बनाना और अभ्यास करना। दोनों ही जरूरी हैं। एक के बिना दूसरी अधूरी है। जानकारी इकट्ठा करने के बारे में किताब बड़ी दिलचस्प उदाहरण देती है। जैसे रस्किन चट्टानों से सीखते थे, बीचर गहनों का अध्ययन करते थे, थोरो जंगल और तालाब से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना, उसका निरीक्षण करना, उससे सीखना, ये महान विचारकों का तरीका रहा है। रस्किन कहते थे, प्रकृति से सीखो। एक वक्ता थे कॉर्नवेल, उनका उदाहरण है कि वो अपना काम करते हुए भी भाषण याद करते रहते थे। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि सीखने की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। अपने विषय से प्यार करें, उसमें डूब जाएं। ज्ञान और तैयारी तो हो गई, लेकिन सिर्फ जानकारी दे देना ही काफी नहीं होता। दर्शकों से जुड़ना, उनकी कल्पना को पकड़ना भी तो जरूरी है। इसके लिए किताब क्या सुझाव देती है? इसके लिए 2 बहुत शक्तिशाली तरीके बताए गए हैं। एक है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन और दूसरा कहानी कहना यानी नरेशन। सिर्फ सूखे तथ्य या आंकड़े मत बताइए, अपनी बात को तस्वीरों और कहानियों के जरिए पेश करें। लोगों के मन में एक मानसिक चित्र बनाएं। हाँ, उनकी कल्पना को जगाएं। जैसे युद्ध की भयावहता पर लेक्चर देने के बजाय अगर आप एक घायल सैनिक का मार्मिक चित्र पेश करें तो उसका असर कहीं ज्यादा होगा। सही बात है। अमूर्त विचारों को ठोस उदाहरणों और तस्वीरों से समझाएं। किस्से यानी एनेक्डोट्स का इस्तेमाल भी बहुत प्रभावी होता है। हेनरी डब्ल्यू ग्रेडी नाम के वक्ता थे। वो अपने भाषणों में छोटी छोटी कहानियों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करते थे कि वो लोगों को याद रह जाती थी। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए किताब सुझाव यानी सजेशन की शक्ति का भी जिक्र करती है। ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, क्या मतलब है इसका? ये थोड़ा मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास और अधिकार के साथ बोलता है, चाहे वो अधिकार असली हो या बस महसूस किया गया हो, तो लोग अनजाने में ही उसकी बात मानने की ओर झुकते हैं। वक्ता का आत्मविश्वास दर्शकों में एक तरह का यकीन पैदा कर सकता है। लेकिन हाँ, ये ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए, चालाकी पर नहीं। और यकीन दिलाने यानी परसुएशन के लिए सिर्फ सुझाव काफी है? नहीं, उसके लिए जरूरी है कि आप दर्शकों की भावनाओं को, उनकी जरूरतों को, उनके आदर्शों को समझें और अपनी बात को उनके नजरिए से पेश करें। सिर्फ तर्क काफी नहीं होते, दिल से अपील करनी होगी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। उनकी जगह खुद को रखकर सोचना होगा। भाषाई है, शब्दों का क्या महत्व बताया गया है? भाषा तो औजार है और औजार जितना अच्छा होगा, काम उतना ही बेहतर होगा। किताब एक अच्छी सटीक शब्दावली यानी वोकैबुलरी बनाने पर बहुत जोर देती है। लेकिन सिर्फ शब्द जानना काफी है? नहीं, सिर्फ शब्द जानना तो हुआ निष्क्रिय ज्ञान। उन्हें सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो है सक्रिय ज्ञान, डायनामिक नॉलेज। किताब में जेम बैरी के उपन्यास के एक पात्र टॉमी की कहानी है। वो एक निबंध इसलिए पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसे एक खास स्कॉटिश शब्द नहीं मिल रहा होता। उसे लगता है एक बात कहने के लिए सिर्फ एक ही सही शब्द होता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन ये सटीक शब्द चुनने के महत्व को बहुत अच्छे से दिखाता है। सही शब्द आपकी बात में जान डाल देता है,
उससे स्पष्ट और यादगार बनाता है। हमें लगातार नए शब्द सीखने और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने बात की मानसिकता की, तैयारी की, डिलीवरी की तकनीकों की, आवाज, जोर, ठहराव, जोश, स्वाभाविकता, फिर दर्शकों से जुड़ने की, भाषा की। ये सब अलग अलग टुकड़े हैं। इन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? किताब डिलीवरी के अलग-अलग तरीकों पर भी बात करती है, जैसे याद करके बोलना, नोट्स देखकर बोलना, या बिना खास तैयारी के बोलना, जिसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन सार यही है कि इन सभी चीजों को एक साथ लाने का एक ही तरीका है: अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, कुछ वैसा ही। अभ्यास से ही ये सब चीजें आपकी आदत बनेंगी और स्वाभाविक रूप से आपके बोलने में झलकेंगी, रटी ही नहीं लगेंगी। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्तित्व और इच्छा शक्ति। किताब कहती है कैरेक्टर इज पावर, चरित्र ही शक्ति है। बिल्कुल। आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, यही आपकी असली ताकत है। इच्छा शक्ति को विकसित करना होगा। अगर कोई सच्चे दिल से एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है और उसके लिए मेहनत करने को तैयार है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सच्ची लगन और दृढ़ता आखिरकार सफलता दिलाती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मुख्य संदेश ये है कि प्रभावी भाषण कोई जादू या बाहरी कलाबाजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे इंसान की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसने अपने विषय पर सोचा है, तैयारी की है, जो महसूस करता है और जो ईमानदार है। ये तकनीकों का सही इस्तेमाल तो है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये आत्मविकास का नतीजा है। एकदम सही कहा। तकनीकें जरूरी हैं, वो औजार हैं, लेकिन औजार चलाने वाला हाथ और उसके पीछे का दिमाग और दिल ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ सार्थक होता है और आप उसे ईमानदारी, जोश और पूरी तैयारी के साथ पेश करते हैं, तभी वो बात असर करती है। ये सारे सिद्धांत, जैसा हमने शुरू में कहा, 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब एक सवाल मन में आता है, आज का दौर तो बिल्कुल अलग है। लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, ध्यान भटकने के 100 बहाने हैं, विजुअल्स का जमाना है। ऐसे में क्या ये पुराने सिद्धांत वाकई आज भी उतने ही कारगर हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। क्या ये सिद्धांत पुराने पड़ गए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के इस डिजिटल शोर में, जहां हर कोई अपनी बात कह रहा है, शायद इन बुनियादी सिद्धांतों की जरूरत और भी ज्यादा है, ताकि हमारी बात न सिर्फ सुनी जाए बल्कि समझी जाए और याद रखी जाए। हो सकता है हमारी रोजमर्रा की बातचीत भी, चाहे वो आमने सामने हो, फोन पर हो या ईमेल पर, वो भी एक तरह का सार्वजनिक भाषण ही है जिस पर ये सबक लागू होते हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।